हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपके लिए हम लेकर के आए हैं 10th क्लास का बिहार और सामाजिक विज्ञान अर्थात सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 5 अर्थ व्यवस्था और आजीविका। हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं 25, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है 25 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। आज हम इस ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताने का प्रयास करेंगे और समझाने का भी प्रयास करेंगे। देखिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 5 सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 5 अर्थव्यवस्था और आजीविका। पहले तो इसके बारे में समझ लीजिए कि अर्थव्यवस्था होता क्या है। अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि देश के प्रत्येक क्षेत्र को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? देश के प्रत्येक क्षेत्र को एक दूसरे से जोड़ा जाता है ताकि अच्छे से सभी देश चल सके। अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें देश के प्रत्येक क्षेत्रों को आपस में जोड़ा जाता है। ऐसे ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। आजीविका क्या होता है दोस्तों? आजीविका मतलब हमारे जैसे कि हम लोग मतलब अपने जीवन यापन के लिए क्या क्या मतलब पोषक तत्व क्या जरूरी है, मतलब खाना पीना, उसे ही क्या मतलब जीवन यापन किस तरह से करते हैं, उसी को आजीविका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आजीविका कहा जाता है। अर्थव्यवस्था तो हम आपको समझा ही दिए कि देश के प्रत्येक क्षेत्र को आपस में जोड़ना ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। आजीविका मतलब जीवन पालन, इसी को ही आजीविका कहा जाता है। तो हमने आपको डिफिनेशन यहाँ जो हेडलाइन में लिखा हुआ है चैप्टर का नाम, इसके बारे में बता दिया। और इस चैप्टर में जो है हम आपके लिए 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं और मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। चलिए दोस्तों, आज हम लेके चलते हैं, अब आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन की। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें जो है, इसमें औद्योगिक क्रांति के बारे में बताया गया। क्या? औद्योगिक क्रांति नाम सुनकर आप सोचते होंगे कि लड़ाई, मगर यह लड़ाई नहीं है। ना ही किसी जनता के बीच, ना ही किसी राजा के बीच, ना ही किसी सरकार के बीच। यह क्रांति है तो किसके बीच? यह क्रांति है तो अपने लिए, मजदूर अपने लिए कर रहे हैं। किससे? अपने जीविका चलाने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए लड़ाई। औद्योगिक क्रांति क्या? औद्योगिक मतलब यह जो है औद्योगिक, जैसे मशीनर देखे होंगे आजकल के युग में बहुत सारे मशीनें हमारे यहाँ और पूरा वर्ल्ड में जो है जितने भी सारे मशीनें आए हैं, यही है क्या? उद्योगीकरण मतलब पहले यह मशीन नहीं हुआ करता था। क्या दोस्तों? पहले यह सब मशीन नहीं हुआ करता था। मतलब पहले आप लोगों को देखे होंगे कि चरखा से ऊन काटते हुए, क्या? चरखा से मतलब ऊन काटते हुए और उससे मतलब जो है कपड़ा बनाया जाता था। क्या आप पहले चरखा देखे होंगे? जैसे कि आप महात्मा गांधी को ले लीजिए, महात्मा गांधी को भी आपने और हमने भी चरखा मतलब असलियत में तो देखे नहीं भाई, मतलब देखे हैं किताब में, जो इतिहास हमने पढ़ा है उनमें लिखा हुआ था और उसमें पिक्चर भी दिया हुआ रहता है, गांधी जी चरखा चलाते हुए रहते हैं। तो हमारे मतलब पहले जमाने में चरखा का यूज किया जाता था। और पहले आजकल बहुत सारे मशीनें इत्यादि आ गए हैं जिससे कि कपड़ा तैयार किया जाता है। और चरखा से बनाने में जो है बहुत ज्यादा खर्च लगता था और बहुत ज्यादा में कपड़ा जिससे खरीदा जाता था तो बहुत ज्यादा पैसा लगता था। मगर जब से औद्योगिक क्रांति आई, क्या आई? जब से औद्योगिक क्रांति आई तो कपड़ा सबसे कम दाम में मिलने लगा और उतना भी मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। तो देखिए आज जो है इसमें जो वर्णन है औद्योगिक क्रांति के बारे में। औद्योगिक क्रांति क्या होता है दोस्तों? औद्योगिक क्रांति क्या होता है? औद्योगिक क्रांति क्या? औद्योगिक होता क्या है दोस्तों? देखिए मतलब पहले देखिए हाथों से क्या किया जाता था? हाथों से कपड़ा बुना जाता था। आप अपने घर में महिला को देखते होंगे कि हाथों से कपड़ा मतलब स्वेटर को बुनते हुए। किससे? स्वेटर को बुनते हुए। मगर आजकल जो है मशीनों से उस सब चीजों का तैयार किया जाता है। किससे? मतलब औद्योगिक एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि हाथ का प्रयोग ना होकर के मतलब मजदूरों का प्रयोग ना होकर के उसके जगह पे मशीनों का उपयोग किया जाने लगा है। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही औद्योगिक क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? औद्योगिक क्रांति कहते हैं। मतलब पहले जो है इसमें पुरुषों द्वारा, महिलाओं द्वारा हाथों से सभी चीजों का निर्माण किया जाता था। मगर अब जो है किससे किया जाता है? अब मशीनों से किया जाता है। किससे किया जाता है? अब मशीनों का उपयोग किया जाने लगा है।
मशीनों का उपयोग किया जाने लगा है आजकल। मतलब जो है ये औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 17वीं मतलब 18वीं 19वीं शताब्दी में होता है। कब? 18वीं 19वीं शताब्दी में शुरू हो जाता है औद्योगिक क्रांति। तो आपसे प्रश्न भी बन सकता है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ चालू मतलब सर्वप्रथम कहाँ हुआ था औद्योगिक क्रांति? तो यह देखिए, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हुआ था, जिसे यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिटेन में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुआ था। या इसके जगह पे आपका इंग्लैंड भी आ सकता है। क्या आ सकता है दोस्तों? इंग्लैंड भी आ सकता है, या यूनाइटेड किंगडम यह भी आ सकता है। तो देखिए, इससे भी यह प्रश्न बनता है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब मतलब कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। ठीक, तो देखिए, जब जो है जब युद्ध चल रहा था, मतलब देखिए ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन चारों ओर से महासागरों से घिरा हुआ है। किससे? महासागर से घिरा हुआ है। और जब युद्ध हो रहा था तो इंग्लैंड जो है युद्ध में शामिल तो होता था, मगर अपने देश में यह अपनी मतलब कभी भी लड़ाई नहीं करता था। और यह मतलब ना किसी देश से सटा हुआ यह देश है। क्या है? चारों ओर से महासागर से घिरा हुआ है। क्या है दोस्तों? महासागर से घिरा हुआ है। जब इन्होंने हमारे देश पर गुलाम किया गया था, कब? जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में कब आया था? ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में 1600 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1600 ईस्वी में आया था। 1600 ईस्वी में हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आकर के हमारे देश में स्थापना करता है और धीरे धीरे व्यापार करते करते हमारे देश में शासन करने लगता है। क्या करने लगता है? हमारे देश को वह देश अपना उपनिवेश बना लेता है। क्या करता है? उपनिवेश। आप सोचते होंगे कि हमने उपनिवेश बोला, उपनिवेश आखिर होता क्या है? उपनिवेश क्या होता है दोस्तों? देखिए, जैसा कि कोई अगर ताकतवर देश, जैसे कि देखिए हमारे ब्रिटेन में भारत देश आक्रमण मतलब जिस तरह गुलाम बनाया, मतलब जब कोई ताकतवर देश किसी कमजोर देश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है, मतलब शासन गुलाम बना लेता है, तो धीरे धीरे जो है अपना संस्कृति मतलब स्थापित कर देता है अपनी। जैसे देखिए, इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? इसे ही कहते हैं औद्योगिकरण। ब्रिटेन जो है धीरे धीरे हमारे देश पर जो है कब्जा कर लेता है और धीरे धीरे व्यवस्था मतलब धीरे धीरे जो है क्या करने लगता है? धीरे धीरे शासन करने लगता है और धीरे धीरे हमारे देश को यह गुलाम बना लेता है। क्या करता है? गुलाम बना लेता है। औद्योगिकरण तो हम आपको बता ही दिए कि इसमें जो है पहले मजदूरों के हाथों मतलब मजदूरों द्वारा काम लिया जाता था, लेकिन अब मशीनों द्वारा काम लिया जाने लगा। इसे ही औद्योगिकरण कहते हैं। और देखिए, औद्योगिकरण हो गया आपका, और नीरु औद्योगिकरण भी इसमें आता है। क्या आता है दोस्तों? नी औद्योगिकरण। क्या आता है? न्यू औद्योगिकरण। देखिए, न्यू औद्योगिकरण क्या होता है कि न्यू औद्योगिकरण मतलब होता है, देखिए पहले जो है हाथों से मजदूरों से काम लिया जाता था और धीरे धीरे पहले हमारे गांव में हमारे देश में कुटीर उद्योग लघु उद्योग बहुत हुआ करता था। मतलब प्रत्येक घर में जो है कपड़ा बुना जाता था, प्रत्येक घर में कपड़ा तैयार किया जाता था और बहुत सारे काम क्या किए जाते थे मजदूरों के द्वारा अपने घर में। ना कि आजकल तो लोग शहरों में जाकर के कमाई करते हैं, कंपनी में काम करते हैं। तो इस कंपनी की स्थापना, पहले यह कंपनी नहीं हुआ करता था। पहले क्या हुआ था? पहले कंपनी नहीं हुआ करता था और पहले लोग जो है अपने घरों में सामानों को तैयारी करते थे और धीरे धीरे मतलब अपने सामानों को तैयारी करते थे और बेचते थे। पहले शहर में जाकर के लोगों को काम नहीं करना पड़ता था। जब से औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, क्या हुई? जब से औद्योगिकरण की शुरुआत हुई तो धीरे धीरे जो है लघु उद्योग कुटीर उद्योग क्या हुआ? धीरे धीरे लघु उद्योग कुटीर उद्योग समाप्त होने लगा। क्या हुआ? धीरे धीरे लघु उद्योग कुटीर उद्योग समाप्त होने लगा। 18वीं शताब्दी ईस्वी में जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है, कहाँ होती है? ब्रिटेन में होती है। कहाँ होती है दोस्तों? औद्योगिकरण की शुरुआत सबसे प्रथम ब्रिटेन में होता है। ब्रिटेन जो है चारों ओर से क्या होता है? चारों ओर से महासागर से घिरा हुआ होता है।
और यह जो है हमारे देश में जो है उपनिवेश बना लिया था। क्या बना लिया था? उपनिवेश बना लिया था। मतलब बड़े देश द्वारा जब छोटे देश पर आधिपत्य स्थापित कर लेता है उसे ही उस देश का उपनिवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? उपनिवेश कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उपनिवेश कहते हैं। मतलब जब कोई बड़ा देश छोटे देश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर ले तो उसे उपनिवेश कहते हैं या उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उपनिवेशवाद कहते हैं या उपनिवेश कहते हैं, उपनिवेश कहते हैं। जिस तरह ब्रिटेन हमारे भारत को धीरे धीरे गुलाम बना लिया, अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, मतलब इन पर अपना शासन जमाने लगा और इस तरह जो है यह उपनिवेश कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? उपनिवेश कहलाता है। मतलब जो है ब्रिटेन का यह जो भारत देश था सबसे बड़ा उपनिवेश था। क्या था? सबसे बड़ा उपनिवेश था। क्या था? सबसे बड़ा उपनिवेश। मतलब यह जो ब्रिटेन जो था, यह जो ब्रिटेन का मतलब यह जो ब्रिटेन जो था हमारे देश पर जो आधिपत्य स्थापित कर लिए थे, यह जो है भारत से कच्चे माल ले जा करके क्या करते थे? भारत से कच्चे माल ले जा करके अपने देश में तैयार करते थे और वह अपने देश से मतलब वस्तुओं का निर्माण कर हमारे भारत देश में आकर के बेचा करते थे। और इस तरह जो है हमारे भारत देश को जो है ब्रिटेन अपना उपनिवेश बना बैठे थे। क्या बैठे थे? उपनिवेश बना बैठे थे। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत आखिर ब्रिटेन में ही क्यों हुआ दोस्तों? आखिर अन्य देशों में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम क्यों नहीं हुआ? आखिर ब्रिटेन में ही क्यों हुआ? देखिए ब्रिटेन जो है चारों ओर से क्या है? ब्रिटेन हमने बताया कि चारों ओर से महासागर से घिरा हुआ है और यहाँ जो है जिस प्रकार से औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, मतलब यहाँ जो है धीरे धीरे सर्वप्रथम मशीन का जो आविष्कार यहीं पर हुआ था। कहाँ हुआ था? सर्वप्रथम मशीन का आविष्कार ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटेन में ही सर्वप्रथम मशीन का आविष्कार हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। और मशीन के आ जाने के कारण जो है धीरे धीरे लघु उद्योग कुटीर उद्योग समाप्त होने लगे। देखिए ब्रिटेन में औद्योगिकरण की क्रांति की शुरुआत इसलिए सर्वप्रथम हुई क्योंकि यह तो एक महासागर से घिरा हुआ था। किससे? महासागर से घिरा हुआ था। इन पर जो है किसी देश का आक्रमण होने का कोई संभावना ही नहीं था। जिस तरह हमारे देश से पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका है, सटा हुआ है, मतलब हमारा पड़ोसी देश है। इस प्रकार से जो है ब्रिटेन का एक भी पड़ोसी देश नहीं है। क्या है? मतलब चारों ओर से महासागर से घिरा हुआ। पहला कारण हो गया, देखिए पहला कारण क्या हो गया? पहला कारण महासागर से घिरा हुआ था। और दूसरा कारण क्या है? यहाँ पे जो है सर्वप्रथम मशीनों का आविष्कार हुआ। क्या हुआ? यहाँ पे सर्वप्रथम मशीनों का आविष्कार हुआ। दूसरा नंबर मशीनों का धीरे धीरे सबसे पहले यहीं पे आया था। यहीं के वैज्ञानिकों ने मशीन का निर्माण किया सर्वप्रथम। उसके बाद जो है यहाँ पे लोहा और कोयला का सबसे बड़ा भंडार था। क्या था दोस्तों? लोहा और कोयले का सबसे बड़ा भंडार था ब्रिटेन में। यह भी एक कारण है औद्योगिक क्रांति का। क्या है? औद्योगिक क्रांति का। चौथा है उपनिवेश। क्या है? ब्रिटेन के पास एक सबसे बड़ा उपनिवेश था। क्या था? भारत जो है ब्रिटेन का सबसे बड़ा उपनिवेश है। क्या है? मतलब बाजार करने के लिए सबसे बड़ा मार्केट मानिए। जिस तरह से आपके पिताजी या हमारे पिताजी भी एक व्यापारी है। क्या है? हमारे पिताजी भी एक व्यापारी। और जिस तरह से हमारे पिताजी या आपके पिताजी भी व्यापार करते होंगे और मार्केट जाते हैं। क्या करते हैं? मार्केट जाते हैं, मतलब ढूंढते हैं कहाँ पे लोग का जनसंख्या ज्यादा है ताकि व्यापार हमारा बढ़िया से चल सके। उसी प्रकार जो है ब्रिटेन हमारे भारत देश को अपना उपनिवेश बना लिया था। क्या बना लिया था दोस्तों? हमारा भारत देश जो है इनको उपनिवेश बना लिया गया था। किनके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा अपना उपनिवेश बना लिया था। और देखिए इसमें जो औद्योगिक क्रांति महासागर से घिरा हुआ था, मशीनों का निर्माण ब्रिटेन। और यहाँ जो है उपनिवेश हो गया आपका। क्या हो गया? उपनिवेश। क्या हो गया दोस्तों? उपनिवेश हो गया आपका। उपनिवेश का सबसे बड़ा मार्केट था इनके पास मशीनों हो गया, महासागर से घिरा हुआ था, कोयला था। क्या था? इनके पास कोयला का भंडार था, लोहे का भंडार था।
लोहे का भंडार था। क्या था? लोहे का भंडार था। यही सब कारण था जो ब्रिटेन में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। सर्वप्रथम ब्रिटेन में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। आपको तो हमने औद्योगिकरण के बारे में बता दिया। ब्रिटेन में औद्योगिकरण की क्रांति का क्या कारण था? देखिए, आपके लिए यहाँ से भी प्रश्न सब्जेक्टिव बन सकता है। औद्योगिकरण कहते किसे है, यहाँ से ही सब्जेक्टिव बनने का चांस है। और निरुद्योगीकरण क्या होता है दोस्तों? निरुद्योगीकरण क्या होता है? जब मशीनों का निर्माण हुआ, जब मशीन आया और धीरे धीरे जो है क्या, धीरे धीरे लघु उद्योग कुटीर उद्योग समाप्त हो गया हमारे देश से और अन्य देशों से, और इस प्रकार जो है निरुद्योगीकरण की शुरुआत होती है। मतलब बेरोजगारी की समस्या। निरुद्योगीकरण का मतलब ही है बेरोजगारी की समस्या। मतलब धीरे धीरे लघु उद्योग कुटीर उद्योग समाप्त हो गया। क्या हो गया दोस्तों? धीरे धीरे लघु उद्योग कुटीर उद्योग समाप्त हो गया और यही है निरुद्योगीकरण। क्या है? यही है निरुद्योगीकरण। यही हो गया आपका निरुद्योगीकरण, हमने आपको बता दिया। और आदि औद्योगिकरण क्या होता है दोस्तों? आदि औद्योगिकरण, यह भी आप समझ लीजिए। इस किताब में यह भी चर्चा किया गया है कि आदि औद्योगिकरण क्या होता है दोस्तों। आदि औद्योगिकरण क्या होता है? देखिए, आदि औद्योगिकरण क्या होता है? जब औद्योगिकरण की शुरुआत हो रहा था तो देखिए, शुरू में जो है जब औद्योगिकरण की शुरुआत हो रहा था तो लोगों मतलब कुटीर उद्योग तो कोई और लघु उद्योग धीरे धीरे समाप्त होने लगा। और लोग जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या? जब धीरे धीरे जो है देश में मतलब बड़े बड़े शहर में, बड़े बड़े नगर में जब कारखाने की स्थापना होने लगी और धीरे धीरे कुटीर उद्योग और लघु उद्योग समाप्त होने लगे तो लोग सोचने लगे कि अब हम जाए तो जाए क्या, अपना जीविका को चलाने के लिए हम क्या करें। इसलिए वो लोग जो है शहरों की ओर भागना शुरू किए। कहाँ किए? शहरों की ओर भागना शुरू किए। और यहाँ पे जो है वहाँ के कारखानों के मालिक मतलब उनको जितना देते थे, उनको बोल देते थे कि हम इतना ही देंगे, मतलब आप जो काम कीजिएगा हम उतना ही देंगे। तो वो मतलब मजदूर श्रमिक लोग स्वीकार कर लेते थे। किस प्रकार? क्योंकि वह सोचते थे हमारे जीविका को कोई आधार ही नहीं रहा। मतलब कुटीर उद्योग लघु उद्योग समाप्त हो चुका था, वो जाए तो जाए क्या, और उसको जो देता था उसको वह चीज रखना पड़ता था, उसी पे अपना काम चलाता था और जैविका मतलब आजीविका चलाता था वह अपना। और इस प्रकार जो है जब मतलब देखिए मशीन का जो निर्माण तो हुआ, मगर मशीन जो था उस समय बहुत महंगा हुआ करता था। मतलब फैक्ट्री के मालिक, कारखानों के मालिक के लिए वह जो है मशीन महंगा हुआ करता था। किस प्रकार? आखिर किस प्रकार? मतलब लघु उद्योग कुटीर उद्योग समाप्त हुआ, लोग शहरों की ओर भागना शुरू किए और वहां के फैक्ट्री के मालिक उनको जितना देना चाहते थे वह देते थे और उस पर ही अपना काम करते थे। तो और उस पर मतलब मजदूर को जितना देते थे, मतलब जो है जिस प्रकार मजदूर को जितना दिया जाता था उतना पर वो काम करते थे। और इस प्रकार मजदूर जो है उनको कम पैसे पर उनको मजदूर मिल जाता था। और मशीन जो है मजदूरों से काफी महंगा था। क्या था? मजदूरों से काफी महंगा था मशीन, इसलिए मशीन लगाना कोई नहीं चाहता था। और इस प्रकार हमने आपको बता रहे हैं कि आदि औद्योगिकरण क्या होता है। औद्योगिकरण तो हमने आपको बता दिया और निरुद्योगीकरण भी बता दिया और आदि औद्योगिकरण हम आपको बता रहे हैं। मतलब औद्योगिकरण की पहले की अवस्था को ही क्या कहते हैं? आदि औद्योगिकरण कहते हैं। मतलब मशीन का तो निर्माण हो गया, कारखाना का भी निर्माण हो गया, मतलब उस पे मशीन का निर्माण तो हो गया, मतलब उसमें यूज नहीं किया जाता था, यूज मशीन का नहीं किया जाता था। कारखाना तो लग गया और लेकिन वहां पे मजदूरों का ही काम लिया जाता था, मजदूरों को कम पैसा देकर उनको मजदूरी करवाया जाता था और इसे ही आदि औद्योगिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आदि औद्योगिकरण कहते हैं। तो यह हो गया आपका आदि औद्योगिकरण। अब चलते हैं आपको लेकर के, देखिए एक इसमें है बाड़ाबंदी प्रथा। क्या है दोस्तों? बाड़ाबंदी प्रथा। क्या है? बाड़ाबंदी प्रथा होता क्या है? इससे भी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि बाड़ाबंदी प्रथा होता क्या है। क्या होता है दोस्तों? बाड़ाबंदी प्रथा। बाड़ाबंदी प्रथा क्या होता है? मतलब देखिए, मतलब जब कुटीर उद्योग और लघु उद्योग समाप्त होने लगे और धीरे धीरे जो है किसान लोग भी क्या किए? किसान लोग भी शहरों की ओर भागना शुरू किया और किसान अपनी किसानी छोड़ दिए। क्या किए? छोटे छोटे किसान अपना किसानी छोड़ दिए।
क्योंकि उन समय जो है अंग्रेजों द्वारा उन पर जो है ज्यादा कर लगाया जाता था और वह अपना धीरे धीरे किसानी छोड़ दी। और बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े किसान जो होते थे, उनका जमीन मतलब टुकड़ा टुकड़ा जमीन खरीद करके एक बड़ा जमीन, एक बड़ा किसान फॉर्म मतलब एक बड़ा जो है फॉर्म बनाते थे। क्या मतलब खेती था और उसको बहुत बड़ा फॉर्म में तब्दील खरीद मतलब कर देते थे, खरीद खरीद कर मतलब छोटा छोटा जमीन, छोटा छोटा जमीन खरीद कर वह जो है बड़ा बड़ा जमीन में तब्दील करके वह फॉर्म स्थापित करता था। फार्म स्थापित करता था छोटा छोटा जमीन खरीद कर। और इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही बाड़ाबंदी प्रथा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, इसे ही बाड़ाबंदी प्रथा कहते हैं, जिसमें कि बड़े बड़े पूंजीपति द्वारा, बड़े बड़े किसानों द्वारा जो है छोटे छोटे किसानों का जमीन खरीद कर बड़े बड़े फॉर्म में तब्दील कर देते हैं। इसे ही बाड़ाबंदी प्रथा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बाड़ाबंदी प्रथा कहते हैं। ये सब जो हमने आपको बताया, आदि औद्योगिकरण, नीलू औद्योगिकरण, बाड़ाबंदी प्रथा, यह सब जो है आपके सब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है और इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी निकल सकता है। क्या ऑब्जेक्टिव भी इससे निकल सकता है। तो आप चलते हैं हम आपको ऑब्जेक्टिव की ओर लेकर के, और इसमें भी हम आपको बताएंगे कि इनका आंसर किस प्रकार हुआ, इनका आंसर किस प्रकार हुआ। देखिए फर्स्ट नंबर ऑफ प्रश्न की ओर, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। हमने आपको बताया कि सर्वप्रथम जो है सर्वप्रथम ब्रिटेन में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई और यहाँ पर ही मशीनों का निर्माण धीरे धीरे होने लगा। सर्वप्रथम यहीं पे मशीन का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर जो है एक वैज्ञानिक मतलब एक आविष्कारक थे जिनका नाम स्पेनिंग जेनी था। मतलब यह पूछा जा रहा है प्रश्न, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। स्पेनिंग जेनी एक मशीन है। क्या एक मशीन है और इनका स्थापना जो है 1770 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1770 ईस्वी में हुआ था। और इसका आविष्कार किया किसने था, आखिर किस आविष्कारक ने इनका आविष्कार किया। तो देखिए हम आपका नाम जो है यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए इनको जो आविष्कार किया था, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, जॉन हारग्रीव्स ने। किसने, जॉन हारग्रीव्स ने। जॉन हारग्रीव्स ने इनका आविष्कार किया। किनका, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किया। किसका, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किया। कब किया, 1770 ईस्वी में। कब किया दोस्तों, 1770 ईस्वी में इसका आविष्कार किया। कब किया, 1770 ईस्वी में। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ, तो 1770 ईस्वी में। एक का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। और किसने किया, किसने किया, जॉन हारग्रीव्स ने। किसने किया, जॉन हारग्रीव्स ने 1770 ईस्वी में स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किया। चलिए दोस्तों अब चलते हैं दूसरी नंबर प्रश्न की ओर। देखिए इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वैश्य मताधिकार का प्राप्त हुआ। देखिए जिस प्रकार हमारे देश में 18 वर्ष के बाद मतलब 18 वर्ष हो जाने के पश्चात ही आप मतलब वोट गिरा सकते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है पहले इंग्लैंड में जो है पहले स्त्री एवं पुरुषों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। और 1918 ईस्वी में इंग्लैंड के महारानी विक्टोरिया ने, किसने, इंग्लैंड के महारानी विक्टोरिया ने जो है 1918 में इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वैश्य मताधिकार प्राप्त हुआ। 1918 में मत प्राप्ति मतलब मत डालने का अधिकार दे दिया। क्या, स्त्री एवं पुरुषों को मत डालने का अधिकार दे दिया। तो कब, 1918 ईस्वी में। कब दोस्तों, 1918 ईस्वी में। दो का प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर सी 1918 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1918 सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न 3 नंबर की ओर। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में पारित हुआ। कब हुआ, 1881 ईस्वी में पारित हुआ दोस्तों। कब हुआ, 1881 ईस्वी में। देखिए आखिर यह इस फैक्ट्री एक्ट को लाने का क्या तात्पर्य था, क्या तात्पर्य था, आखिर किस कारण से इस फैक्ट्री एक्ट को लाया गया। देखिए फैक्ट्री एक्ट को जो है किसने लाया था, 1881 में लॉर्ड रिपन ने। किसने लाया था, लॉर्ड रिपन ने लाया था। किसने लाया था दोस्तों, लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने 1881 ईस्वी में फैक्ट्री एक्ट लाया। कहां, भारत में। कहां लाया, भारत में। लाने का उद्देश्य क्या था कि यहाँ जो था ना मतलब 1918 ईस्वी में। देखिए यहाँ पे क्या है, 1881 मतलब जो है
पहले जो औद्योगिकरण की जब शुरुआत हुई, तो इंग्लैंड का हालत उस समय कुछ खराब था, मतलब वहां पे ज्यादा निर्यात नहीं हो सक रहा था। और यहाँ जो भारत की जो आर्थिक स्थिति थी, मतलब उद्योग में जो है आर्थिक स्थिति अच्छी थी, मतलब यहाँ पे उत्पादन बहुत अधिक हो रहा था। और ब्रिटिश सरकार द्वारा यही नहीं देखा जा रहा था उनको, भारत जो इनकी तेजी से जो है औद्योगिक क्रांति मतलब उत्पादन अधिक कर रहा था, और उनसे वह नहीं देखा गया। और वह जो एक फैक्ट्री एक्ट लाता है, क्या फैक्ट्री एक्ट लाता है 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन द्वारा। और इसका क्या होता है, इनका तात्पर्य क्या है, इनका तात्पर्य यह है कि साथ मतलब पहले जो है बच्चे से भी फैक्ट्री में काम करवाया जाता था। क्या करवाया जाता था, पहले बच्चे से मतलब 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चे से भी उस समय काम करवाया जाता था। और इसमें जो है 7 साल से नीचे बच्चे को काम करवाने के लिए मना कर दिया गया। किसमें, पहला फैक्ट्री एक्ट जो भारत में 1881 ईस्वी में लाया गया था। 7 साल से कम उम्र के बच्चे को फैक्ट्री में काम करने का नहीं है, 7 वर्ष से कम नहीं कर सकता है काम। और इसमें यह भी था कि 7 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक के बच्चे को फैक्ट्री में काम करने के लिए एक नियम मतलब एक टाइम दिया गया। मतलब पहले क्या होता था, जितना मन तितना काम करवाया जाता था, मतलब 12 घंटा 14 घंटा 15 घंटा, मगर इसमें जो एक निश्चित जो है समय दिया गया। 7 से 12 तक के वयस्क को जो है काम करने के लिए एक निश्चित टाइम दिया गया। क्या निश्चित टाइम दिया गया, निश्चित समय दिया गया। यही इस लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 ईस्वी में पहला फैक्ट्री एक्ट लाने का तात्पर्य था। क्या था, तात्पर्य था। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न 4 की ओर। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई कब, मतलब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। देखिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेद जी टाटा ने किए थे। किसने, जमशेद जी टाटा ने। जमशेद जी टाटा, आप तो इनका नाम सुने ही हैं। और इनका जो है मतलब जमशेद जी टाटा एक बहुत बड़े उद्योगपति थे। क्या थे, एक बहुत बड़े उद्योगपति थे। और इन्होंने ही 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की। क्या, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की 1907 ईस्वी में झारखंड, मतलब पहले जो झारखंड था हमारे बिहार में ही पड़ता था। कहाँ, हमारे बिहार में ही पहले झारखंड हुआ करता था। यह झारखंड जो है 2000 ईस्वी में हमसे जो है विभाजित हो गया। क्या हुआ, 2000 ईस्वी में जो है बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। क्या, 2000 ईस्वी में झारखंड को अलग कर दिया गया। यह भी आपके प्रश्न में आ सकता है कि झारखंड को बिहार से कब अलग किया गया, तो कब, 2000 ईस्वी में। कब, 2000 ईस्वी में। और पहले जो है झारखंड बिहार में ही पड़ता था। और देखिए 1907 ईस्वी में जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेद जी टाटा ने, किसने, जमशेद जी टाटा ने किया था झारखंड के साक्षी नामक स्थान पर। झारखंड के साक्षी नामक स्थान पर 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किया। देखिए दोस्तों 4 का प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1907 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1907 हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगली प्रश्न 5 नंबर की ओर। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था। वाष्प चालित रेल इंजन मतलब देखिए वाष्प से चलने वाला, किससे, वाष्प से चलने वाला रेल इंजन। पहले कोयले से भी चलता, आपने सुना होगा कि पहले कोयले से रेल को चलाया जाता था। किससे, कोयला से। पहले जो है कोयला से रेल को चलाया जाता था। और उससे पहले जो है वाष्प इंजन से, मतलब सर्वप्रथम वाष्प इंजन से रेल इंजन चलाया गया, रेल इंजन का आविष्कार किया गया था। और किसने किए थे, जॉर्ज स्टीफंस ने। किसने, जॉर्ज स्टीफंस ने। कब, देखिए आपसे यहाँ पे यह भी प्रश्न बन सकता है कि वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था किसने, जॉर्ज स्टीफंस ने। और कब किए थे, 1814 ईस्वी में। कब किए थे दोस्तों, 1814 ईस्वी में। तो हम यहीं पे लिख देते हैं 1814 ईस्वी में। कब किए थे, 1814 ईस्वी में। कब किए थे दोस्तों, 1814
14 ईस्वी में किए थे। किसने? जॉर्ज स्टीफेंस ने। वाष्प चालित रेल इंजन, तो 5 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और देखिए एक बात हम यहाँ पे बता देते हैं कि देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है वाष्प चालित, मतलब यह जो है वाष्प इंजन, मतलब यह वाष्प चालित रेल इंजन है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए जेम्स वाट ने किया था। किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। वाष्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। जेम्स वाट ने किया था। किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। किसका? वाष्प इंजन का आविष्कार। किसका? वाष्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। और कब किया था? कब किया था दोस्तों? 1769 ईस्वी में। कब किया था? यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि वाष्प चालक मतलब वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? हमने आपको बता दिया कि जेम्स वाट ने किया था। और यह भी पूछा जा सकता है कि कब किया था? कब किया गया था? 1769 ईस्वी में। कब किया गया था? वाष्प इंजन का आविष्कार 1769 ईस्वी में जेम्स वाट द्वारा। 1769 ईस्वी में जेम्स वाट द्वारा वाष्प इंजन का आविष्कार किया गया था। इससे यहाँ भी मतलब इस क्वेश्चन से आपका दो मतलब एक नहीं चार क्वेश्चन निकला। कितना? 4। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपका 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से निकल रहा है। देखिए वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? जॉर्ज स्टीफेंस ने। कब किया? 1814 ईस्वी में। और यहाँ पे हमने बी नंबर ऑप्शन देखते हुए मतलब वाष्प देखते हुए यहाँ से यह भी बनता है कि वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉर्ज मतलब जेम्स वाट ने। कब किया? 1769 ईस्वी में। मतलब एक क्वेश्चन से हमने आपके सामने 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल के दिया। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं 6 नंबर की प्रश्न की ओर। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? मुंबई में सर्वप्रथम, देखिए एक तो भारत में सर्वप्रथम जो है कारखाना की स्थापना 1854 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1854 ईस्वी में। तो हम इसको पहले यहाँ पर मिटा देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे आपको लिख करके बताते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ जो है मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापना हुई? तो 1854 ईस्वी में। कब हुआ? 1854 ईस्वी में। मुंबई में जो है मुंबई में सूती कपड़ा मिल, यह भी मतलब यही वह मिल है जिसका सर्वप्रथम स्थापना किया गया था। किसका? सर्वप्रथम स्थापना किया गया था 1854 ईस्वी में। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वप्रथम कारखाना की स्थापना कब हुआ? भारत में सर्वप्रथम कारखाना का स्थापना कब हुआ? 1854 ईस्वी में। कब हुआ? 1854 ईस्वी में। और किसने किए थे इसका आविष्कार? कावस जी। किसने? कावस जी नानाजी दावर। इसने कावसजी नानाजी दावर ने 1854 ईस्वी में मुंबई में सर्वप्रथम कारखाना की स्थापना किया। तो देखिए यही वह कारखाना था जिसको सूती कपड़ा मिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1854 में जिस मिल की स्थापना किया था उस मिल का उसमें जो क्या काम होता था मतलब कपड़ा का काम होता था। क्या? सूती कपड़ा किस वर्ष? वही प्रश्न है। मुंबई में सर्वप्रथम सूती मिल किस वर्ष स्थापना की गई? 1854 ईस्वी में। किसके द्वारा? कावस जी नानाजी दावर द्वारा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? 6 नंबर प्रश्न जो है मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? तो 1854 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए विश्व व्यापार, यहाँ पे विश्व व्यापार प्रश्न में ना लिखकर आपके एग्जाम में इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है। देखिए विश्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ल्ड बोलते हैं। तो देखिए वर्ल्ड से डब्ल्यू हो गया, इसका शॉर्ट नाम डब्ल्यू हो गया। और व्यापार से क्या हो गया? ट्रेड। व्यापार से क्या हो गया? व्यापार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रेड बोलते हैं। तो ट्रेड का शॉर्ट नेम टी हो गया, इसका एक नाम ले लीजिए ट्रेड टी। उसके बाद संगठन का होता है ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या हो गया? विश्व व्यापार संगठन। तो इसको शॉर्ट में भी लिखा जा सकता है, प्रश्न में आ सकता है कि डब्ल्यूटीओ मुख्यालय की स्थापना मतलब डब्ल्यूटीओ मुख्यालय कहाँ है? डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में। तो ये देखिए आपका एक प्रश्न यहाँ से बन गया।
और या तो यह भी पूछा जा सकता है कि WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो दूसरा भी हो गया। मतलब इसी को अलग तरीका से भी आपसे पूछा जा सकता है, ना कि हमने जो आपके सामने लिख रखा है कि बाद में आप ही बोलिएगा कि मतलब आप बाद में जो आप ही बोलिएगा कि आप ही ने तो बताया था कि यही प्रश्न आने की संभावना है, मतलब बाद में अगर यह आ जाएगा तो आप बोलिए कि आप तो यह बतेबे नहीं किए थे। इसलिए हम आपको बता दिए कि विश्व व्यापार संगठन की जगह WTO भी आ सकता है। और देखिए इसका जो स्थापना जेनेवा में हुआ था और कब हुआ था, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कब हुआ था? 1995 ईस्वी में। कब हुआ था? 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन का स्थापना जेनेवा में जो हुआ था, उनकी स्थापना 1995 ईस्वी में किया गया था। कब? 1995 ईस्वी में किया गया था। 1995 ईस्वी में जेनेवा में सर्वप्रथम विश्व मुख्यालय विश्व व्यापार संगठन का स्थापना किया गया था। जेनेवा, कहां? जेनेवा में। चलिए दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 7 नंबर का आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां? जेनेवा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगली प्रश्न की ओर, 8 नंबर की ओर। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? देखिए आपको इससे पहले हमने बता दिया कि यहाँ पे वाष्प इंजन का आविष्कार बता दिया, जेम्स वाट ने किया था। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने? जॉन हार्ग्रिव्स ने किया था 1770 ईस्वी में। और इसका जो है वाष्प इंजन का आविष्कार 1769 ईस्वी में जेम्स वाट ने। और तीसरा आया है सेफ्टी लैंप आपका। मतलब यह सब जो हम आपके सामने में प्रश्न लेकर के आए हैं वह आपके एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो देखिए 8 नंबर का, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया। किसने? 1815 ईस्वी में। कब किया? 1815 ईस्वी में हम्फ्री डेवी ने। किसने? हम्फ्री डेवी ने। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 नंबर का सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, हम्फ्री डेवी ने किया था। और कब किया था? 1815 ईस्वी में। कब किया था दोस्तों? 1815 ईस्वी में। कब? 1815 ईस्वी में हम्फ्री डेवी ने 1815 ईस्वी में क्या था? किसका? सेफ्टी लैंप का आविष्कार। सेफ्टी लैंप आखिर होता क्या? देखिए पहले जो था कि लैंप का इस्तेमाल क्या करते थे? किसका? लैंप का इस्तेमाल। और कारखाना मतलब जो है कोयला का जो उत्पादन होता था ना पहले, मतलब पहले जमीन के अंदर आपने देखा होगा कि कोयला जो जमीन के तल से निकाला जाता है, मतलब कोयला खदान में जब अंदर जाता था, कोयला खदान में मजदूर लोग जाता था तो लाइन टेन मतलब आग लगने की संभावना होती थी। तो इसमें जो है इंग्लैंड का ही जो एक वैज्ञानिक होता है हम्फ्री डेवी ने, इन्होंने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। किसका? सेफ्टी लैंप का, जो आग लगने की सुरक्षा से बचाता है। और इसे ही लेकर के कोयला खदान में लेके जाता था। मतलब कोयला खदान में तो अंधेरा होता है, जानबे करते होंगे कि वहां पे रोशनी की आवश्यकता होती है। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया जाता है आग से बचने के लिए। किनके द्वारा? हम्फ्री डेवी के द्वारा। 1815 ईस्वी में इसका बनाया जाता है इसको। और चलिए दोस्तों अब चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। भारत में पहली सूती मिल कहां स्थापित की गई? तो देखिए भारत में पहली सूती मिल, यही ऑप्शन मतलब आपको हम पहले बता दिए। देखिए भारत, मुंबई में 6 नंबर का जो प्रश्न, मुंबई में सूती कपड़ा मिल स्थापित, वही यहाँ पे अलग तरीका से भी प्रश्न यहाँ पे पूछा गया। तो हम यहाँ पे अलग तरीका से भी आपके लिए प्रश्न लेकर के आए। देखिए 9 नंबर का, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित? सूती हो गया। और भारत में पहला मिल हमने आपको बता दिया कि इसकी स्थापना मुंबई में किया गया 1854 ईस्वी में। सूती मिल था और भारत का पहला मिल कारखाना था। क्या था? भारत का पहला मिल कारखाना। तो देखिए क्या हो जाएगा 9 नंबर का? तो ऑप्शन नंबर ए बी सही हो जाएगा, मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई में पहला सूती मिल स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? काबस जी नानाजी दावर के द्वारा। चलिए अब चलते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? विश्व व्यापार मतलब वही हो गया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हमने आपको बताया कि इनका जो स्थापना जेनेवा में 1995 ईस्वी में। कब? तो वही प्रश्न है 10 नंबर का, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1995। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1995। अब दोस्तों चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया। और यह जो है जॉन के लंकाशायर मतलब इंग्लैंड के लंकाशायर के रहने वाले थे। और लंकाशायर जो है इंग्लैंड के क्या
सूती कपड़ा उत्पादन का केंद्र था। क्या था? कपड़ा उत्पादन का केंद्र था। कौन? लंकाशायर। और वही लंकाशायर के रहने वाले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम जॉन के था। क्या था? जॉन के था। और इन्होंने ही फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। किसने? जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। और कब किया? 1773 ईस्वी में। कब किया? 1773 ईस्वी में। कब किया दोस्तों? 1773 ईस्वी में जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। तो 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, जॉन के। अब चलिए दोस्तों 12 नंबर प्रश्न की ओर। पावर लूम का आविष्कार किसने किया? पावर लूम मतलब देखिए आपका यह जो जितना भी आविष्कार हम लेकर के आए हैं आपके सामने, वह आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो हम जितना बता रहे हैं आप उतना भी कर लीजिएगा तो आपका एक भी प्रश्न इस चैप्टर से छूटने वाला नहीं है। चलिए दोस्तों देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। पावर लूम का आविष्कार किसने किया? पावर लूम का आविष्कार किसने किया? तो एडवर्ड कार्टराइट ने। किसने? एडवर्ड कार्टराइट ने। किसने किया? एडवर्ड कार्टराइट ने किया था। पावर लूम 12 का है। पावर लूम का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड कार्टराइट ने किया था। किसने किया? एडवर्ड कार्टराइट ने। और इसका आविष्कार कब किया गया था? पावर लूम का आविष्कार कब किया गया था दोस्तों? पावर लूम का आविष्कार 1700 पावर यहाँ जो हमने आपको बताया था सेप्टिलम 1815, इसका भी जान लीजिए। हेम्फ्री डेवी हमने बता दिया 1815। तो इसका जो है पावर लूम का आविष्कार एडवर्ड कार्टराइट ने 1785 ईस्वी में। कब? 1785 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1785 ईस्वी में पावर लूम का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड कार्टराइट ने 1785 ईस्वी में। कब किया था? 1785 ईस्वी में किया था। तो 12 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक गठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय श्रमिक गठन। तो अंतरराष्ट्रीय श्रमिक देखिए इसका भी शॉर्ट नेम क्या होता है? इसका शॉर्ट नेम होगा ILO। क्या हो जाएगा दोस्तों? ILO। क्या हो जाएगा? ILO मतलब I से इंटरनेशनल, L से लेबर, O से ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका भी शॉर्ट नाम है और शॉर्ट नाम से भी प्रश्न बन के आ सकता है आपके एग्जाम में। तो 13 का क्या है? अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिस तरह व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है उसी तरह जो है अंतरराष्ट्रीय श्रमिक गठन का मुख्यालय जेनेवा में है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब किया गया था? इसकी स्थापना 1999 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1999 ईस्वी में किया गया था। 1999 ईस्वी में किया गया था। क्या गया था? तो देखिए आपका तो 13 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जेनेवा हो जाएगा। और कब किया गया था? 1999 में। अब चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? तो देखिए हमने आपको बताया कि मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जूट मिल। क्या है? जूट मिल। तो भारत में पहला जूट मिल स्थापित जो किया गया था 1917 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया था। कहाँ किया गया था? कलकत्ता में किया गया था। कलकत्ता में किया गया था। कब? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा 14 का। भारत में पहला जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ए का ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता में किया गया था। कहाँ किया गया था? कलकत्ता में किया गया था। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? देखिए मजदूरों का दिवस मतलब श्रमिकों का दिन। क्या कहते हैं? श्रमिकों का दिन। जिस प्रकार से 14 बाल दिवस बहुत सारा जो है दिवस मनाया जाता है उसी प्रकार श्रमिकों का एक भी दिन होता है जिस दिन की 1 मई जो है श्रमिकों का दिन होता है। किसका दिन? मजदूरों का दिन होता है। तो 1 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। क्या? 1 मई। 15 का प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। देखिए 1 मई जो है यह अलग अलग देश जो है अलग अलग टाइम पर अपने देश में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा करता है। तो देखिए सर्वप्रथम जो है ब्रिटेन में अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका यूएसए अमेरिका में जो है सर्वप्रथम जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने की मतलब
जब द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ, किसका द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ 1889 ईस्वी में स्थापना हुआ था, उसी समय जो है 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का फैसला लिया जाता है। और हमारे देश में 1923 ईस्वी में जो है 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का फैसला लिया जाता है। कब? 1923 ईस्वी में। कब लिया जाता है दोस्तों? 1923 ईस्वी में। कब? 1923 ईस्वी में मजदूर दिवस, 1 मई 1923 ईस्वी को मजदूर दिवस मनाने का फैसला लिया जाता है हमारे देश, हमारे प्यारा देश भारत देश में। तो क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? और अमेरिका में 1856 ईस्वी में फैसला लिया गया था। 1856 ईस्वी में फैसला लिया गया था 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया? देखिए, हमने आपको नीचे में बता दिया था कि देखिए यहाँ पे जॉन के क्या है, 1773 ईस्वी में फ्लाइंग स्टल का आविष्कार किया था। किसका? फ्लाइंग स्टल का। एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम में अलग अलग तरीका से एक ही प्रश्न पूछा जाता है, तो आप दिमाग में बैठा लीजिए यह सब प्रश्न को। एक ही प्रश्न बार बार घुमा फिरा के पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में। 16 नंबर का प्रश्न है, जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया? किसका? फ्लाइंग स्टल। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति घोषणा कब हुई? 1948 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1948 ईस्वी में औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक नीति की घोषणा हुई। कब? 1948 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों 18 नंबर प्रश्न, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी IISCO कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ स्थापित किया गया? वर्नर में। कहाँ? वर्नर। यह जो है वर्नर पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय लोहा इस्पात कंपनी IISCO कहाँ स्थापित किया गया? वर्नर में, पश्चिम बंगाल के वर्नर में। 18 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए, सुएज नहर को कब खोला गया? देखिए, यह जो एक कृत्रिम नहर है, क्या है? यह एक कृत्रिम नहर है। आप सोचते होंगे कि कृत्रिम क्या होता है? आपने सुना होगा प्राकृतिक और कृत्रिम। देखिए, पहले से जो है मतलब जिसको मानव नहीं बनाया है उसको प्राकृतिक कहा जाता है, और जिनको जिस चीज को मतलब जिस व्यवस्था को मनुष्य द्वारा बनाया जाता है उसे कृत्रिम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कृत्रिम। जैसे कि आप पुल देख लीजिए, यह कृत्रिम है, और सड़क देख लीजिए कृत्रिम है। क्या? यह सब जो मनुष्य बनाता है क्या है? वो कृत्रिम कहलाता है। तो सुएज नहर जो है इनको मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, इनको कृत्रिम नहर है। क्या है? एक कृत्रिम नहर है। क्या है दोस्तों? यह एक कृत्रिम नहर है। इनको जो है कब बनाया जाता है? 1869 ईस्वी में बनाया जाता है। तो इसका 19 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सुएज नहर को कब खोला गया? 1869 ईस्वी में, और इसको कृत्रिम नहर है। और यह जो है इनका क्या काम है? यह जो है यूरोप को भारत से जोड़ता है। किसको? यूरोप को भारत से जोड़ता है यह नहर, ताकि व्यापार जो है व्यापार सुविधा मतलब व्यापार करने के लिए सुविधा हो, इसलिए इस नहर का खोला जाता है। इस नहर का आविष्कार किया जाता है और खोला जाता है। कब खोला जाता है? 1869 ईस्वी में। और यह जो यूरोप और भारत को जोड़ता है। किसको? यूरोप और भारत को जोड़ता है। यूरोप और भारत को जोड़ता है। यह जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है, और मतलब यूरोप और भारत को जोड़ता है। किसको? तो मतलब अगर इसका तो कुछ उद्देश्य होगा। इनका उद्देश्य ताकि कम समय में हमें भारत और कम समय में हमें यूरोप पहुंचना है, इस उद्देश्य से इसको खोला जाता है। मध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, और इनको 7000 किलोमीटर कम दूरी तय करनी पड़ती है इस नहर से। तो चलिए दोस्तों, आप चलते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? देखिए, एक प्रश्न क्या प्रकार से आपसे पूछा गया है। एक प्रकार यहाँ आपने बताया हमने, दूसरा प्रकार यहाँ, और तीसरा प्रकार यहाँ है। भारत में प्रथम सूती वस्त्र कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ? मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए 1854 ईस्वी में।
किसके द्वारा? काबरजी नानाजी दावड़ के द्वारा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन और इनके जो अध्यक्ष मतलब इनको जो स्थापना किया गया था 1920 ईस्वी में। कब किया गया था? 1920 ईस्वी में। और इनके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। किनके अध्यक्ष? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। यह प्रश्न हम आपको अगले चैप्टर मतलब भारत के राष्ट्रवाद में भी यह चैप्टर मतलब यह प्रश्न हमने आपके सामने लेकर के आया था। और फिर से एक प्रकार अर्थव्यवस्था और आजीविका के चैप्टर में भी यह प्रश्न पूछा गया है। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में किया गया था। किस उद्देश्य से? भारत के श्रमिकों के देखभाल के लिए। मतलब उन पर किस तरह उनका व्यवस्था मतलब वो किस तरह से चल रहे हैं, आजीविका अपना चला रहे हैं, इस नजर को उनको देखने के लिए इसका स्थापना किया जाता है। और इनको जो 1920 ईस्वी में इनका स्थापना किया जाता है। और इनका प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी होते हैं। और चलिए दोस्तों आप चलते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर की ओर। देखते हैं 22 नंबर प्रश्न का। देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, भारत में रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई? तो देखिए यह इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत में रेलवे मतलब देखिए रेलवे की शुरुआत हमारे देश में कब हुई थी? रेलवे हमारे देश में सर्वप्रथम 1853 ईस्वी में चली थी। कब? 1853 ईस्वी में। कब? 1853 ईस्वी में रेलवे से ही मुंबई से लेकर थाने के बीच। कहां से? मुंबई से थाने के बीच। मुंबई से थाने के बीच। कहां से? मुंबई से थाने के बीच चली थी। कहां से? मुंबई से थाने के बीच जो पहली रेल चली थी 1853 ईस्वी में। और किसके शासनकाल में चला था? मतलब उस समय जो है ब्रिटेन का कौन सा अधिकारी हमारे देश में आए हुए थे? मतलब वायसराय के पद पे कौन नियुक्त थे सर्वप्रथम जब रेलवे हमारे देश में चला 1853 ईस्वी में? तो देखिए हमने बताया था कि इंग्लैंड में जो है कोयला और लोहे का एक सबसे बड़ा भंडार था। क्या था? उस समय में जो है सबसे बड़ा भंडार था इंग्लैंड के पास। और उन्होंने जो है औद्योगिक मतलब उद्योग करने के लिए व्यापार करने के लिए रेल बिछाया। क्या बिछाया? रेल। अगर रेल भी बिछाएंगे तो उसमें लोहा का जरूरत पड़े करेगा। अगर लोहा का जरूरत पड़ेगा तो वहां से मंगाना ही पड़ेगा। इसलिए मतलब उनका व्यापार हो इसलिए उन्होंने जो ना कि वह भारत के विकास के लिए यह करते हैं बल्कि वह अपने उद्योग के लिए अपने व्यापार के लिए ऐसा करते हैं। और इनके चक्कर में हमारे भारत देश भी विकास करते हैं। मतलब वो लेके चलते हैं अपने व्यापार के लिए अपने मुनाफे के लिए। और इस तरह जो है हमारे देश को भी मुनाफा हो रहा था। इस तरह से जो है हमारे देश को भी विकसित मतलब विकास हो रहा था इस तरह से। और भारत में रेलवे का टेलीग्राफ की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई? लॉर्ड डलहौजी। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1853 ईस्वी में इनके शासनकाल में मुंबई से थाने के बीच पहली रेल चली थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड डलहौजी। चलिए दोस्तों चलते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। भारत में पहली कपड़ा मिल कहां स्थापित की गई? तो भारत में हमने आपको बताया था कि मुंबई में प्रथम मिल स्थापना की गई थी 1854 ईस्वी में। कब? 1854 ईस्वी में काबसजी नानाजी दावड़ के द्वारा जो है 1854 ईस्वी में मुंबई में प्रथम मिल स्थापित की गई थी। और देखिए दोस्तों मुंबई की जगह आपका ना होकर के महाराष्ट्र भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र का ही राजधानी क्या है? मुंबई। क्या है दोस्तों? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और इसी प्रकार यहाँ उस ऑप्शन में है भी आंसर। देखिए 23 का भारत में पहली कपड़ा मिल कहां स्थापित की गई? तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी। मतलब मुंबई जो है महाराष्ट्र के ही अंतर्गत आता है क्योंकि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई होता है। क्या होता है दोस्तों? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई होता है। और चलिए दोस्तों अब चलते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे 1921 ईस्वी में? इसका आंसर हो जाएगा इब्राहिम रहीमतुल्लाह हो जाएगा आंसर। 24 का ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। आप इनको जो है याद रखना पड़ेगा मतलब इनको जो है आपको इनका आंसर याद रखना पड़ेगा।
तो 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इब्राहिम रहमतुल्लाह। चलिए दोस्तों चलते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? देखिए, जब हमारा देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। उनके बाद जो है 26 नवंबर 1950 को जो है हमारे देश में संविधान लागू करता है। कब? हमारे देश में संविधान लागू किया जाता है और उनके बाद मतलब देश को चलाने के लिए संविधान बनाया जाता है। और जब देश को पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में यह देश होता है, मतलब उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री होते हैं, उनके शासनकाल में पंचवर्षीय योजना लाया जाता था। क्या दोस्तों? पंचवर्षीय योजना मतलब 5 वर्षों में इस हमारे भारत देश को किस प्रकार से विकसित मतलब विकासशील किस प्रकार विकसित करना है, उनका एक योजना तैयार होता था, जिसे पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। क्या दोस्तों? पंचवर्षीय योजना। और इस पंचवर्षीय योजना में ही बोनस भुगतान मतलब गरीबों को बोनस जो है, बोनस मतलब आप सुनते होंगे कि व्यापार मतलब जो नौकरी पे रहते हैं, नौकरी पेशा जो करते हैं, और उनको जो है त्योहार के दिनों पे बोनस दिया जाता है। क्या? त्योहार के दिनों पे बोनस दिया जाता है। और यह बोनस अधिनियम कब लाया जाता है? यह बोनस अधिनियम जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना में। कब? तृतीय पंचवर्षीय योजना में लाया जाता है। कब? तृतीय पंचवर्षीय योजना। वही यहाँ पे प्रश्न है 25 नंबर का कि बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? तो कब? तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या दोस्तों? तृतीय ऑप्शन नंबर तृतीय पंचवर्षीय योजना। हमने तो दोस्तों आपके लिए 25 ऑब्जेक्टिव लाया था, मगर हमें लगा कि कुछ और ऑब्जेक्टिव आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम वो भी ऑब्जेक्टिव आपके सामने ले आया हूं, ताकि आपको एग्जाम में कभी भी यह सोचना ना पड़े कि हम इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार मतलब इसका आंसर क्या होगा। तो हमको यह दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए हम आपके लिए यह दोनों प्रश्न लेकर के आए। देखिए एक्स्ट्रा में लेकर के आए हैं। 26 नंबर प्रश्न, चार्टर एक्ट कब पारित किया गया था? देखिए चार्टर एक्ट, पहले तो यह समझिए कि चार्टर एक्ट होता क्या है। चार्टर एक्ट क्या होता है दोस्तों? यह जो है ना चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में लाया जाता है। और इसका काम क्या होता है? यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया जाता है। और इनका काम क्या होता है? इनका जो 1800 चार्टर एक्ट लाया था, यह महारानी मतलब इंग्लैंड के महारानी विक्टोरिया द्वारा लाया जाता है उस पर। और यह जो है ना चार्टर एक्ट क्या होता है, पहले यह समझिए कि चार्टर एक्ट होता क्या है। मतलब पहले जो 1600 ईस्वी में हमारे देश भारत ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी कंपनी की स्थापना करता है और धीरे धीरे व्यापार करते हुए हमारे देश में शासन करने लगता है। और 1813 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। क्या? एकाधिकार मतलब एकाधिकार होता क्या है? अब यह एकाधिकार समझिए कि क्या होता है। एकाधिकार मतलब होता है सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार, मतलब एक का अधिकार ही एकाधिकार कहलाता है। तो केवल जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था भारत में निवेश मतलब व्यापार करने का, मगर धीरे धीरे जो है 1813 ईस्वी में इसके अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। मतलब केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं बल्कि ब्रिटेन के कोई भी लोग भारत में आके व्यापार कर सकते हैं। यही इस नियम का मतलब है चार्टर एक्ट। और कब लाया जाता है? 1813 ईस्वी में। तो 26 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चार्टर एक्ट कब लाया गया था? और यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम एक्स्ट्रा में लेकर के आए इनको ताकि आपको बता सके। चलिए अब चलते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई? हमने शुरू में ही बताया था कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड में, जिसे यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं, इंग्लैंड में हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड हो जाएगा। इस प्रकार सही हो गया। अगर दोस्तों हमने जो आपके लिए इतना प्रश्न 27 प्रश्न लेकर के आया और अगर आप इतना प्रश्न कर लेते हैं तो उम्मीद रखिए कि आपका इस चैप्टर से मतलब अर्थव्यवस्था और आजीविका से एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आने वाला है। अगर यह वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वह भी जो है अच्छा मार्क्स ले आए एग्जाम में। और
इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा भी हौसला बना रहे और हमेशा हम आपको वीडियो समय पर देते रहे। थैंक यू।